आज के दौरे में लोग अपने अपने रूल्स, नेशंस और स्टोरीज खुद बनाते हैं, लेकिन हमारे समाज की महिला वर्ग अभी भी कठपुतलियों का जीवन जीती है, क्योंकि यह समाज उन्हें इस धारणा के कारण आत्मनिहित वेजन के रूप में स्वीकार नहीं करता है कि उन्हें आगे बढ़ने के लिए हमेशा मदद के हाथ की जरूरत होती है। लेकिन यह एक बिजनेस काम कर रही माँ औरत की एक कहानी है जो इसके खिलाफ हर पूर्वग्रह लड़ा, इस तथ्य को फर्जी साबित कर दिया और उसे एक इनोबल व्यक्तित्व के रूप में स्थापित किया। मिस प्रज्ञा प्रांजलि कार्यकारी निदेशक और प्रधान वैज्ञानिक जो बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र के साथ काम किया है, और एसडीजी एक सार्वजनिक स्वास्थ्य सामरिक महिलाओं, बच्चों और किशोर स्वास्थ्य के मुद्दों पर काम कर रहे सलाहकार, भारत के शीर्ष सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान के एक स्नातकोत्तर, एक प्रबल शिक्षार्थी, एक ग्लोबट्रोटर जो भारत में 23 राज्यों और 5 विदेशी देशों में मुख्य स्वास्थ्य मिशन को संबोधित कर रहा है, और भी नेपाल और बर्मा में तिब्बतियों के लिए 1.5 दशक से अधिक के लिए समर्थन किया। प्रज्ञा एक व्यवसायी और मां है जो कभी खुद को प्रकट नहीं करती, यहाँ तक कि उनकी गर्भ व्यवस्था के समय वह लगातार खरोच करने के लिए उन्होंने काम किया और उनके बच्चे की देखभाल पूरी तरह से की। उनकी कड़ी मेहनत और उत्साह ने किशोरियों के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण वृद्धि कार्यक्रम के अनुसंधान के लिए कॉर्पोरेट से मान्यता, वर्ष के सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी जैसे विभिन्न पुरस्कारों को फिर से एक तरफा किया। उन्हें आकाशवाणी 2020 द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य उद्यमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वे भारत सरकार द्वारा बनाए गए कोविड-19 के लिए सशक्त समूह के लिए CII के लिए एक सक्रिय स्वयंसेवक थी। वह एक तीसरे पक्ष की एजेंसी के साथ जनगणना 2021 के लिए क्रिएटिव तैयार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की कोर टीम की एक संबंध सदस्य भी हैं। सफलता आमतौर पर उन लोगों को मिलती है जो इसकी तलाश में बहुत व्यस्त रहते हैं। एक पेशेवर सार्वजनिक स्वास्थ्य और व्यवहार वैज्ञानिक होने के नाते काम का उसका दायरा एक विशाल कॉर्पोरेट के CEO से निपटने के लिए दूर दराज के क्षेत्र की एक साधारण महिला से निपटने से निरंतर है। गुड मॉर्निंग, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम तिलक तनवर है और मैं आपका स्वागत करता हूं न्यूज 47 के कार्यक्रम इंस्पायरिंग इंडियंस में। इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं ऐसी हस्तियों से जिन्होंने अपने हौसले से, अपने जज्बे से और अपनी मेहनत से समाज में एक नाम बनाया है, अपनी मेहनत से हजारों लोगों को इंस्पायर किया है, उनकी जिंदगी में फर्क लाए हैं। और आज के मेहमान से मैं आपकी मुलाकात कराऊं उससे पहले मुझे एक लाइन याद आ रही है जिसमें कहा गया है कि मेरी शख्सियत को किताब की तरह कर दे ऐ खुदा, मेरी शख्सियत को किताब की तरह कर दे ऐ खुदा, सब कुछ कह दूं बड़ी खामोशी के साथ। और आज के जो हमारे मेहमान हैं वो भी बड़ी खामोशी से अपना काम कर रहे हैं और हजारों लोगों की जिंदगी में उन्होंने बड़ा ही पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला है। मैं बात कर रहा हूं मिसिज प्रज्ञा प्रांजलि की। दोस्तों, प्रज्ञा जी पिछले 15 सालों से यूएन के साथ जुड़ी हुई है और जिन लोगों को यूएन के बारे में नहीं पता मैं उनको बता देता हूं कि विश्व की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस। उसके साथ काम करना, वो पूरी दुनिया में वो अलग अलग प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करती है और वहाँ के जो प्रतिनिधि होते हैं वो उसके बिहाफ पे उस ऑर्गेनाइजेशन के काम को संभालते हैं, देखते हैं। प्रज्ञा जी पिछले 15 सालों से भारत के 23 राज्यों में उस ऑर्गेनाइजेशन का काम देख रही हैं। इसके अलावा अभी कोविड का टाइम चल रहा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने CII की हेल्प के साथ एक 11 ऐसे ग्रुप बनाए थे जो कोविड से रिलेटेड सारा देखभाल कर रहे थे और प्रज्ञा जी उसका एक पार्ट थी। इसके अलावा प्रज्ञा जी एक बिजनेस वूमेन है, एंटरप्रेन्योर है। इसके अलावा उन्होंने एक NGO चलाया हुआ है जिसका नाम मैत्री है। प्रज्ञा जी को बहुत सारे मंचों पर बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से अलग अलग अवार्ड्स मिले हैं जिसमें उन्हें ऑल इंडिया रेडियो से भी पब्लिक हेल्थ में एक बहुत ही अच्छा रिकॉग्नाइजेशन मिला है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज है, अगर मैं उनके बारे में सब कुछ बताने लग गया तो शायद आज का इंटरव्यू ऐसे ही निकल जाएगा। तो हम लोग इसको स्टॉप करते हैं और प्रज्ञा जी से ही पूछते हैं। प्रज्ञा जी, अपने बारे में कुछ बताइए। थैंक यू तिलक जी, ये तो काफी कुछ आपने कह दिया, बट मैं तो बस अपने आप को ऐसे ही डिफाइन करूंगी कि आई एम स्टिल अ लर्नर।
मैं अभी भी काफी कुछ सीखने की कोशिश कर रही हूँ। अपनी लाइफ के हर स्टेप पर हर छोटी बड़ी चीज को अपने स्किल्स को एनहांस करने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि मैं अपने पर्सनल और प्रोफेशनल कमिटमेंट्स को फुलफिल कर सकूं। और जो भी काम मुझे सपोर्ट किया गया है, शायद समाज ने, मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने, मेरे साथ के लोगों साथियों ने या परिवार के लोगों ने, उसको अच्छे से कर सकूं। सो one word to define me is Pragya is a learner till date. So ग्रेट, that's how I'll put it my. ग्रेट, ग्रेट। प्रज्ञा जी, जनरली यूएन के साथ जो आप काम कर रहे हैं वो पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड काम है। तो अगर मैं अपने दर्शकों को साधारण भाषा में समझाना चाहूँ, ये पब्लिक हेल्थ होता क्या है? पब्लिक हेल्थ जो नाम से आप उसको हिंदी शाब्दिक लिटरल ट्रांसलेशन अगर हम करते हैं, शाब्दिक ट्रांसलेशन करते हैं, तो ये होता है कि हम समाज के ओवरऑल स्वास्थ्य की देखभाल करते हैं, जिसमें आपका एनीमिया, महिलाओं से अगर बात करें तो जैसे मैटरनल चाइल्ड हेल्थ में हुआ कि उनकी प्रेगनेंसी से रिलेटेड, उनके स्वास्थ्य रिलेटेड एनीमिया एज इन हीमोग्लोबिन का लेवल जो आजकल लड़कियों में, यंग लड़कियों में या स्पेशली महिलाओं में उसकी बड़ी दिक्कत है। बच्चों में भी बड़े सारे प्रॉब्लम्स हैं, उनकी लर्निंग एबिलिटीज, डिसेबिलिटीज की हम बात करते हैं। न्यूट्रिशन कैसा रहना चाहिए खाने पीने का, और भी जैसे तमाम बीमारियां हैं, जैसे मान लीजिए HIV एड्स की हम बात करें, कॉन्ट्रसेप्शन की बात करें, फैमिली प्लानिंग की बात करें, या फॉर दैट मैटर कुछ सेंसिटिव इश्यूज जैसे हम कहें जेंडर नॉर्म्स, या कह सकते हैं आप अबॉर्शन केयर, ये तमाम चीजें जो भी आप एक स्वास्थ्य के उसमें सोच सकते हैं, पल्स पोलियो से लेकर, ये तमाम सारी चीजें पब्लिक हेल्थ में आती हैं। हम प्रिवेंटिव और प्रोमोटिव केयर में ज्यादा होते हैं पब्लिक हेल्थ में। क्यूरेटिव केयर हमने अभी भी अपने चिकित्सकों को और डॉक्टरों को सपोर्ट कर रखा है कि भाई उस चीज का आप ध्यान रखें, हम आपके लिए प्रिवेंटिव और प्रोमोटिव का काम कर लेंगे। वो काम बेसिकली हमारा पब्लिक हेल्थ में होता है, अगर मैं बहुत सिंपल तरीके से समझाने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब जिस तरह से परिवार में, घर में एक औरत या माँ कहिए, बहन कहिए, बेटी कहिए, पूरे परिवार का ख्याल करती है, उनकी सेहत का ख्याल करती है, इस तरह से आप पूरे इंडिया का ख्याल कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। अगर मैं पब्लिक हेल्थ की बात करूं प्रज्ञा जी, तो व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस इंडस्ट्री? पब्लिक हेल्थ का क्या फ्यूचर है, और कौन कौन से इसमें मेन प्लेयर्स हैं? इंटरेस्टिंगली तिलक जी, इंडिया एक हमारी ऐसी कंट्री है जहाँ पर बहुत इफिशिएंट और इफेक्टिव पब्लिक हेल्थ सिस्टम की जरूरत है। और इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट बात समझने की जरूरत है कि पब्लिक हेल्थ का बेसिक जो है, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि हम प्रिवेंटिव और प्रोमोटिव केयर में बिलीव करते हैं, और हमारा बेसिक एज ए फंडामेंटल हमारे पिरामिड का वही होता है। और इंडिया विश्व की एक ऐसी कंट्री है जिसने एक टैगलाइन दिया था, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सावधानी ही बचाव है, ये ज्यादातर कागज, चाहे वो कोविड के लिए कहा गया हो, ये HIV एड्स के लिए कहा गया, ये हर जगह ही हम कहते रहे और बचपन से हम सभी सुनते रहे। बट आयरॉनिकल बात ये है कि शायद हमारी कंट्री, वजह जो भी रही हो, पर हम इस बात को ही प्राइमा फेसी हम भूल गए कि ये प्रिवेंशन और प्रोमोटिव केयर में हम ना जाकर हम क्यूरेटिव में चले गए ज्यादा, कि जब तक हम बीमार न पड़ जाएं तभी वो डॉक्टर के तो हम डॉक्टर, तो हमें स्वास्थ्य की चिंता होती है, तो हम हॉस्पिटल को दौड़ते हैं। लेकिन हम ये रियलाइज नहीं करते कि वो हॉस्पिटल में जाने की नौबत ही क्यों आई, अगर हम पहले कुछ क्या ऐसा कुछ हम कर सकते थे कि हमें पहले जाने की नौबत, मतलब हॉस्पिटल जाने की नौबत ना आए। वैसे भी कहते हैं कि पुलिस, वकील और डॉक्टरों के चक्कर में तो भाई नहीं पड़ना चाहिए। तो ये बात एक्चुअली सही है कि भाई डॉक्टरों के, मैं विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स टू आवर डॉक्टर्स जो काफी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, पर हाँ, एक प्रिवेंटिव प्रोमोटिव केयर के टर्म्स में जरूर, जो कि हमारा अब जो हेल्थ सिस्टम हो गया है वो ज्यादातर मेडिकल केयर की तरफ हम मुड़ गया है। और फ्रेंकली अभी मॉडर्न टाइम्स में हम जिन बीमारियों की बात करते हैं, जैसे कम्युनिकेबल डिजीजेस, फॉर एग्जांपल HIV एड्स था है, या से फॉर एग्जांपल और भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हैं, जिस तरह की कम्युनिकेबल डिजीज है जो फैलती हैं, वो काफी कंट्रोल में है। whereas नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो कि मोस्टली लाइफस्टाइल में के टर्म्स में आती है, फॉर एग्जांपल डायबिटीज है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस हैं, ठीक है, या से फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर, जो कि आम लाइफस्टाइल की डिजीज है, कि हम अपनी बेसिक लाइफस्टाइल को भी एक कंट्रोल में, डिसिप्लिन मैनर में रखते हैं, तो भी वो हमारा काफी कुछ हम हमारा स्वास्थ्य काफी मैनेज रहता है। पर हम लाइफस्टाइल की अगर बात करें तो आज की दौर में जहाँ पर हम सुबह के 8 से 8 की नौकरी करते हैं, दिन भर हम लैपटॉप से बैठ के काम करते हैं,
फास्ट फूड के उसमें हैं, जंक फूड्स खाते हैं, तो ये बेसिक एक्सरसाइजेस हम भूल गए। तो ये बेसिक्स हैं, मतलब इसमें कोई बहुत टेक्निकल बात मैं नहीं बता रही, बहुत बेसिक्स की बात है जो हमारे अदरवाइज हमारे कल्चर में चीजें थी, तो वैसी है। टेक्निकल पार्टनर्स में जो मेजर प्लेयर्स हैं, ऑब्वियसली हमारा गवर्नमेंट हमारी सबसे मेजर प्लेयर होती है, चाहे वो टेक्निकल लेवल पर हो, मैनेजमेंट की बात हो, चाहे वो नॉलेज पार्टनर हो, क्योंकि उनका रीच बहुत ज्यादा है। उनके पास एक शायद ग्लोबल पर्सपेक्टिव है कि हम बाकी दुनिया से कैसे कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं, या बाकी सेक्टर्स किस तरह से हमारे हेल्थ से या जो भी हैं चीजें उससे कैसे इम्पैक्ट होती हैं, बाकी सेक्टर्स हमें कैसे इन्वॉल्व करते हैं। फिर उसके बाद हमारे जैसे यूएन एजेंसीज हैं या इंटरनेशनल एनजीओज हैं, ये काफी मेजर रोल प्ले करती हैं अपने अपने डोमेन में एज अ टेक्निकल लीड या टेक्निकल एडवाइजर्स। कॉर्पोरेट्स डेफिनेटली जो आज अब इमर्ज कर रहे हैं बिकॉज ऑफ चेंजिंग पॉलिसी जो गवर्नमेंट की है, वो डेफिनेटली बहुत मेजर रोल प्ले कर रहे हैं, और ऑब्वियसली इयर्स टू कम में तो मेरी समझ है कि कॉर्पोरेट्स का काफी मेजर रोल रहेगा। इनफैक्ट कोविड के एरा में तो कॉर्पोरेट्स ने बहुत मेजर रोल प्ले किया, चाहे खाने पीने की चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करने में या मास्क प्रोवाइड करने में, सैनिटाइजर्स को लोगों तक पहुंचाने में, वेंटिलेटर्स बनाने में, जो भी हम तैयारियों को करने में ताकि हम कोविड से कॉम्बैट कर सकें। तो कॉर्पोरेट्स ने एक्चुअली काफी मेजर रोल प्ले किया है इसमें गवर्नमेंट के साथ। आपने गवर्नमेंट का नाम लिया, मुझे याद आता है अभी प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से फिट इंडिया मूवमेंट चलाई है कि हम लोग बीमारियों से पहले ही अपने आप को इतना फिट कर ले कि हमें बीमारियां छू ही ना सके। बिल्कुल। और इससे पहले भी जो योगा डे मनाया जाता है, तो ओवरऑल अगर मैं आपसे बात करूं तो गवर्नमेंट का क्या बेसिकली इसमें रोल रहता है, और हमारा जो इंडिया का पब्लिक हेल्थ सिस्टम है वो किस नजर से देखते हैं आप? देखिए, गवर्नमेंट का रोल इसमें बहुत क्लियर होता है कि वो डिजीज प्रिवेंशन और कंट्रोल में रहते हैं एक पॉपुलेशन लेवल पर, ताकि वो एफर्ट्स ऑर्गेनाइज्ड हो, हम इन्फॉर्म चॉइसेस में रह सकते हैं। वैसे भी कहते हैं क्या मतलब है भी, एक सच्चाई भी है कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर डेमोक्रेसी एब्सोल्यूट फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, तो हम इन्फॉर्म चॉइस में बहुत बिलीव करते हैं, हम कोई चीज फोर्स नहीं करते, तो हम सबको इन्फॉर्म सारी चीजें बताते हैं कि भाई दिस इज व्हाट वी आर ऑफरिंग एज अ प्लेटर टू यू, कि ये आपका ऑप्शंस है, ये आपके चॉइसेस हैं, आप बेस्ट चॉइस पिक कीजिए। तो गवर्नमेंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि क्या हमारे प्राइवेट कम्युनिटीज पर क्या चैलेंजेस हैं, इंडिविजुअल्स की क्या चैलेंजेस हो सकती हैं, सो दैट एक ओवरऑल जिसको हम कहें कि हेल्थ इक्विटी अचीव करने के लिए वो काफी मददगार होती है। इसके अलावा ये जो पॉइंट एज फार एज वैलिड जरूर है, बट इसको ये भी समझने की जरूरत है कि हेल्थ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एवर इवॉल्विंग होता है और डायनामिक होता है, बिकॉज जो चीजें, जो इश्यूज आज से शायद 10 साल पहले या 20 साल पहले थी, वो आज उनका इम्पैक्ट शायद कम हो गया या हमने उसका जीना सीख लिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 15 साल पहले की बात करें, HIV एड्स एकदम से आया था एंड द वर्ल्ड वाज टॉकिंग अबाउट इट कि HIV एड्स में क्या करना है, बहुत सारे एड्स बनते थे, उसके लिए अवेयरनेस कैंपेन होती थी, मतलब उसको बहुत स्टिग्मा भी था, उससे लेकर काफी मूवीज भी बनी। बट आज की डेट में शायद HIV उस तरह से स्टिग्मेटाइज नहीं है, ऐसा नहीं कि उसके रेट्स कम है, आज भी नैको है और लोग उससे हैं, पर ये एक रूटीन में आ गया, हम एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ठीक है ये हो सकता है और कोई स्टिग्मेटाइज करने की इसको जरूरत नहीं है। तो उस तरह से वो प्रॉब्लम्स अब हमारे चेंज हो गए। अब आज जैसे हम बात कर रहे हैं कोविड की, तो अब कोविड आज है, होपफुली अगले साल नहीं होगा, मतलब हम सब तो यही उम्मीद कर सकते हैं कि अगले साल नहीं हो। तो इस तरह से प्रॉब्लम्स बदलती हैं, चैलेंजेस हेल्थ सेक्टर के बदलते हैं, डायनामिक्स बदलती हैं, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल, हमारे तरीके बदलते हैं, और इसमें गवर्नमेंट का जो रोल होता है वो काफी क्रूशियल हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इन टर्म्स ऑफ एक्ट्स की बात करूं, फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्ट 2013, जिसके हिसाब से कॉर्पोरेट्स को 2% अपना टर्नओवर का देना होता है किसी भी सोशल कॉज में, हाँ एनजीओ को, जैसे भी वो CSR कहा जाता है, हाँ CSR कहते हैं जिसको हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। तो वो चाहे एनजीओ के थ्रू वो इम्प्लीमेंट करें या खुद ही इम्प्लीमेंट करें, आइडिया होता है कि वो 2% उनका एक उसमें जाना चाहिए सोशल में। अब वो हेल्थ में देते हैं, ये एजुकेशन में देते हैं, लाइवलीहुड में देते हैं, ये उनका मैंडेट हो सकता है, लेकिन वो 2% देना होता है। उसके अलावा जैसे कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट है 2018 का, फिर अभी जो रिसेंट FCRA में चेंजेस हुए हैं, GST कंप्लायंसेस हैं, या बैंक्स के साथ जो टाई अप्स गवर्नमेंट ने किए कि एनजीओ की मॉनिटरिंग हो, कि फंड कैसे एलोकेट हो रहे हैं, कैसे डिसबर्स हो रहे हैं, सो दैट वो अल्टीमेटली जो टारगेट बेनिफिशियरी है, जिस जो अल्टीमेट रेसिपिएंट है उस तक पहुंचे। और ये बहुत सारे चेक पॉइंट्स गवर्नमेंट ने लगाए
ताकि हम डिजायर्ड आउटकम तक अचीव कर सके और बीच में कोई लीकेज ना हो। सो गवर्नमेंट इस मामले में काफी चीजों को अलाइन करने की कोशिश कर रही है, एंड आई थिंक दैट्स अ वेलकम स्टेप। और एज इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी और एज अ पब्लिक हेल्थ आज का पर्सनल। इंटरव्यू बहुत ही अलग तरह का इंटरव्यू है। जनरली हम लोग इस तरह की टेक्निकल चीजें और इतनी अलग तरह की बातें नहीं करते हैं। और यही यही एक फर्क होता है इंटरनेशनल पर्सनैलिटी को अपने इंटरव्यू में बुलाने के लिए। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप हमारे साथ है। अगर इंटरनेशनल की बात करें, आप यूएन के साथ जिस तरह से काम कर रही है, तो यूएन का क्या क्या रोल है इस सारे प्रोजेक्ट में? आप मतलब यूएन के साथ मिलकर किस तरह से काम कर रहे हैं? ओके, यूएन या जो भी इंटरनेशनल एनजीओज हैं, ये सारी एजेंसीज अपने एक बहुत ब्रिलियंट पूल ऑफ थॉट्स के साथ आती हैं। इनके पास काफी मेजर बड़ा थिंक टैंक होता है, बिकॉज इनके पास इंटर कंट्री एक्सपीरियंसेस होते हैं, डिफरेंट कंट्रीज के एक्सपर्ट्स होते हैं इनके पास। तो हमारे पास दूसरी कंट्रीज में भी क्या हो रहे हैं इसका एक नो हाउ उनसे पता पड़ता है। So they basically act as, let's say, advisors or custodian to most of the indicators. Say, for example, अगर हम फैमिली प्लानिंग की बात करें या चाइल्ड राइट्स की बात करें, एनीमिया की बात करें, इन सब में दे हैव देयर ओन सेट ऑफ इंडिकेटर्स। अब यूएन के भी बहुत सारी बायलेटरल यूनिट्स हैं। फॉर एग्जांपल यूएनएफपीए है, यूनिसेफ है, डब्ल्यूएचओ है, इस तरह से डब्ल्यूएफपी है, वर्ल्ड बैंक है। तो इनके सबके अपने अपने मैंडेट्स होते हैं, मतलब दे डोंट वर्क ऑन द सेम थीमेटिक एरिया। जैसे डब्ल्यूएचओ स्वास्थ्य की संस्था है, उसी तरह से यूनिसेफ बच्चों के अधिकार पर बात करती है। लेकिन अगर आप ब्रॉडर लेवल पर देखें तो ये सभी लोग अल्टीमेटली पब्लिक हेल्थ और सोशल इंक्लूजन या सोशल प्रोटेक्शन को ही लेकर बात करते हैं, चाहे वो हेल्थ हो, लाइवलीहुड हो, एजुकेशन हो, जैसे भी हो। तो दैट इज व्हाट दे डू। So in terms of their own expertise, they basically act as custodian and advisor to any country. So Okay. that's how the role of UN is looked at. ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और मैं आपका प्रोफाइल देख रहा था तो मुझे पता चला कि आप बिजनेस वूमेन भी है। बड़ा हैरान हूं मैं, आप इतने सारे प्रोजेक्ट किस तरह से कर रहे हैं, बट अच्छी बात है। हैबिटेंट मुझे याद आ रहा है कि हैबिटेंट उसका नाम है, क्या उसके बारे में थोड़ा अपना कंपनी के बारे में बताइए। जरूर। हैबिटेंटस वर्ल्ड फाउंडेशन एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब होता है पॉपुलेशन, और इसका एक पंच लाइन हमने रखा है, वेयर पीपल बिलोंग। बेसिकली जहां पर हम लोगों को अपनापन देने की कोशिश करते हैं कि ताकि उनको एक अपनी अपनी स्किल्स के साथ वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज में और एट द सेम टाइम अपनी करियर गोल्स को भी अचीव कर सकें। So it's basically the philosophy is every individual comes with his or her own set of skills. Basically, a heterogeneous group, but at the same time bringing about a homogeneity of the people across the world in befitting manner. So Habitante basically एक group of professional का एक हमारा pool है जिसमें जिसको obviously हमने सेक्शन 8 में रजिस्टर कर रखा है। एंड हम हेल्थ केयर में जैसे पब्लिक हेल्थ है, हेल्थ एंड सर्वाइवल है, न्यूट्रिशन, वॉश, एजुकेशन, स्किल बिल्डिंग, आईटी इन हेल्थ केयर, इस तरह की रिसर्च स्किल्स, इस तरह की चीजों पर हम इसमें काम करते हैं ताकि एक वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम अचीव कर सकें। हैबिटेंटे का जो हेड ऑफिस है वो गाजियाबाद में है, यूपी में। एंड इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम एक एक्रोनिम हमने कॉइन किया है विच इज कॉल्ड आशा। आशा का मतलब होप एज एन इंग्लिश में कह सकते हैं। तो एक्रोनिम ये है कि ए मतलब एक्नॉलेजिंग द प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम है क्या, व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉब्लम, क्या जो दिख रहा है या उसके पीछे कुछ और है। देन स्कल्प्ट, एस एज इन स्कल्पिंग द स्ट्रेटेजी, कि हम इस प्रॉब्लम के इस रूट कॉज को एड्रेस कैसे कर सकते हैं, और उसके मद्देनजर हम स्ट्रेटेजी डिजाइन करते हैं। जो भी डेटा अवेलेबल है उसके हिसाब से हम डिसीजंस लेते हैं और करते हैं। देन एच हम लोगों को हेल्प करते हैं ताकि लोग एम्पावर हो सके, एज इन हेल्प एनेबलिंग द पीपल। एंड ए एज इन एक्टिंग टुवर्ड्स एम्पावरमेंट, क्योंकि आइडिया ये है कि अल्टीमेटली कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी कम्युनिटी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हमारे पर डिपेंडेंट ना हो जाए, उनको अल्टीमेटली सस्टेनेबल बनाने की जरूरत है, उनको एम्पावर करने की जरूरत है, तभी तो समाज का विकास होगा। सो दैट इज बेसिकली व्हाट वी बिलीव इन। तो ये एक बहुत नशल में मैं कहूंगी कि हमारा कॉन्सेप्ट है। और ये पब्लिक हेल्थ के रिलेटेड काम करता है ऑर्गेनाइजेशन मोस्टली, लेकिन हम कुछ एजुकेशन की भी स्टडीज करते हैं, या हम स्किल बिल्डिंग का भी काम करते हैं, या हेल्थ केयर में जैसे आईटी का भी काम हुआ तो उस तरह से हम करते हैं। वेरी गुड। बट प्राइमरली इन टॉपिक।
और इसके साथ साथ एक एनजीओ है मैत्री, उसको भी आप हेड करते हैं, उसके थ्रू भी आप बहुत सारा पॉजिटिव एनर्जी समाज में फैलाने का काम कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि आप उसके थ्रू बच्चों की सुरक्षा के लिए, उनके पोषण के लिए काम कर रहे हैं। उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? मैत्री एनजीओ नहीं है, मैत्री एक्चुअली हैबिटेंटिस के बैनर में ही हमारा एक वर्टिकल कह सकते हैं आप, या एक प्रोग्राम है जिसको हमने बहुत रिसेंटली स्टार्ट किया है, जो कि जिसमें ये कॉन्सेप्ट है कि जो हमारे एडोलेसेंट्स हैं, जिसका मतलब जो एज ग्रुप एक हमने रखा है 10 to 19 का, जो कि WHO की एज एडोलेसेंट की एज ग्रुप है, वो रखा है कि उसमें हम उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देते हैं, एक ऐसा इन्वायरमेंट देते हैं टीनेजर्स को, एडोलेसेंट्स को, या उनके परिवारजनों को, या टीचर्स को, जो भी उनसे जुड़े लोग हैं, जो अपनी क्वेरीज को हमारे तक पहुंचा सकें। और वो एक व्हाट्सएप, फिलहाल हमने उसको एक व्हाट्सएप के थ्रू रखा है। व्हाट्सएप पर वो मैसेज कर सकते हैं, या ईमेल आईडी भी उसकी है जिस पर वो अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं। फिलहाल हमने कॉलिंग का प्रावधान नहीं रखा है, क्योंकि अभी हमें ये भी समझने जरूरी है कि हम उनको कैसे किस तरह की इश्यूज आ रहे हैं, वो भी समझना जरूरी है। पर ये है कि हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मैत्री में, कि हमने ये सोच रखा है कि हम इसमें काउंसलिंग का हमने नहीं रखा है। दिस इज नॉट अ काउंसलिंग प्लेटफॉर्म, this is just a venting out platform, this is just a talking platform, we just offer a platform, एक space देते हैं बच्चों को कि वो अपनी किसी भी समस्या को बात कह सकें विदाउट एनी इनहिबिशन, कि उनको ये ना फील हो कि हमें कोई जज कर रहा है। तो वो अल्टीमेट प्राइवेसी हमें जो हमारा एक है राइट टू प्राइवेसी एंड राइट टू कॉन्फिडेंशियलिटी को हमने अटमोस्ट तरीके से प्रिजर्व कर रखा है। एंड शायद फिलहाल हमने इसी वजह से मैसेजिंग को रखा है कि सो दैट प्राइम ऑफ फेस या तो उनको ये इंश्योर रहे कि भाई वो उनकी प्राइवेसी मेंटेन्ड है, तो वो कुछ भी वेंट आउट कर सकते हैं। दे नीड टू टॉक, दे नीड टू कम्युनिकेट, क्योंकि कहते भी है ना कि बात करने से ही बात बनती है, तो एटलीस्ट लेट देम बी। और फिर ये भी है कि इफ यू लव समवन जस्ट लेट देम बी दे आर। तो आई थिंक मैत्री का बेसिक फिलॉसफी भी यही है। और सिंस आई एम अ मूवी फ्रीक, तो मैं एक और बात कहूंगी, मैंने एक मूवी में सुना था, बागबान मूवी है, उसमें अमिताभ बच्चन जी ने कहा था कि लास्ट में किसी ने कहा कि बागबान, किसी ने सवाल पूछा कि भाई बागबान किसका कहानी है, तो उन्होंने कहा कि बागबान हर उस टूटे पुल की कहानी है जो पिछली पीढ़ी और अगली पीढ़ी के बीच होती है। तो मैत्री का भी शायद हमने ऐसे ही सोचा है। हमारा कॉन्सेप्ट ये कि दिस इज लाइक अ स्टोरी ऑफ ब्रिजिंग एंड एड्रेसिंग दोज ब्रोकन ब्रिजेस, or maybe a gap within the previous generation and the upcoming generation, thereby creating a positive deviance, कि वो लोग बात तो करें। कई बार बच्चे अपने माँ बाप से ही नहीं बात कर पाते हैं, उनको लगता है कि भाई मेरे माँ बाप तो मुझे डांट ना दे इस बात पर, मेरे करियर को मना ना कर दे, मेरी चॉइसेस को नेग्लेक्ट ना कर दें, क्योंकि भाई माँ बाप को लगता है कि भाई हम ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो बच्चे हैं, हम जो कह रहे हैं वो सही है। तो वो एक गैप क्रिएट कर देते हैं कम्युनिकेशन में। सो वो एक जो कहते हैं सहजता होती है ना रिश्तों में, वो थोड़ी सी कमी आने लगती है। और आज की जनरेशन में तो तिलक जी आपको भी पता होगा, ऐसा काफी देखने में आता है कि बच्चे बड़े उसमें चले जाते हैं, तो आम है। सो इट्स अ बेसिकली अ टॉकिंग प्लेटफॉर्म। तो इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म क्या गवर्नमेंट भी रन करती है, और क्या सक्सेस रेट है, क्या लगता है आपको, किस तरह से ये कामयाब होगा या होता है? गवर्नमेंट या और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस तरह की चीजों को इनवाइट करते हैं, बट अल्टीमेटली जो कंसर्न होता है और जिसको कवर करने की कोशिश की है, वो यही है कि अल्टीमेटली दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ काउंसलिंग सेशन। तो एक अडोलेसेंट जो है ना, या कोई भी एक नॉर्मल इंसान, चाहे वो मैं हूं या आप हैं, कई बार हम काउंसलिंग नहीं उम्मीद करते हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि लोग, कोई जो सामने, जैसे मैं शेयर कर रही हूँ अपनी बात, वो मेरी बात को सुन ले शायद, और उसी पर्सपेक्टिव में समझ ले जैसे मैं कम्युनिकेट करना चाह रहा हूँ। जस्ट बिकॉज आई हैव अ एंटायरली डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, मे बी फ्रॉम यू और फ्रॉम द एंटायर सोसाइटी, दैट डजंट मीन आई एम रॉन्ग, यू नो। तो ये विश्वास होना एक एडोलेसेंट में, और तब जब वो एक बहुत क्रूशियल स्टेज से गुजर रहे हैं, जब उनको ये नहीं समझ में आता कि हम बड़े हैं या छोटे हैं, ऑल ऑफ अ सडन उनको, मतलब मुझे याद है जब मैं टीन्स में थी, तो कुछ ऐसी चीज होगी तो मेरी मदर कह देती थी क्या तुम लोग बड़े हो गए हो, जब कहीं बाहर जाने की बात होगी तो कहेंगी अभी तुम लोग छोटे हो। बहुत ही ऐसी, एंड एवरी एडोलेसेंट पासेस थ्रू दैट। अब तो वो शायद ज्यादा हो गया है, हमारे टाइम में तो इतनी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट भी नहीं थी, चैनल्स नहीं थे, मीडिया एक्सपोजर नहीं था। अब तो बच्चों के पास हर चीज इंटरनेट और एक क्लिक पर अवेलेबल है।
तो राइट चैनल, राइट कम्युनिकेशन वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट ये So जो so आप that is काम the सोच रहे हैं, ये हकीकत में आज के वक्त की जरूरत है, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बहुत ज्यादा क्वेरी आने वाली है। अब मेरा अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि अगर आपके पास जी। बहुत ज्यादा क्वेरीज आती है तो हाउ यू हैंडल दैट, कैसे उसे तिलक मेंटेन जी, करेंगे? ओके, स्टार्टिंग विद इट, फिलहाल तो मैं इसको सारे रिस्पॉन्सेज मैं खुद ही इसमें देने वाली हूँ, बिकॉज मुझे पहले ये भी समझना है किस तरह के क्वेरीज आ रही हैं और क्या इसका बैंडविड्थ होगा। तो इनिशियली वो चीज रहेगी, ग्रेजुअली हम उसको थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज करेंगे। तो हमारे जो भी लोग होंगे वो आमतौर पर जैसे हम लोग कहते हैं साइकोलॉजिस्ट को लेंगे या काउंसलर्स को लेंगे, सो हमारा आइडिया वो नहीं है। हमारा आइडिया वो है कि जो भी इस तरह की हमारे साथ जुड़े, जो लोग भी इस तरह कोशिश करें हमारे साथ जुड़ने की इन टर्म्स ऑफ, तो उनकी लिसनिंग स्किल्स बहुत अच्छी हो, क्योंकि अल्टीमेटली आइडिया है कि वो सुने सबसे पहले, क्योंकि सुनना बहुत, अगर आप सुनेंगे नहीं तो आप उस बच्चे को या जो भी पेरेंट्स भी अगर हैं तो उनकी उनकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस कैसे करेंगे। तो सुनना बहुत जरूरी है ना, इसलिए आप कहते हैं ना, आप मुझसे आप किसी ने उंगली कहा आप था। उंगली मेरी तरफ मत कीजिए, क्योंकि हम तो इंटरव्यू करते रहते हैं, हम तो सुनते ही हैं। नहीं नहीं, मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि मुझे किसी ने कुछ दिन पहले कहा था कि प्रज्ञा, अब सुनने वाली फील कर हमें ना सकता भगवान हूँ ने आपको। दो दो कान इसलिए दिए और वो सिर्फ एक दिया है भगवान ने, शायद इसलिए क्योंकि सुनने की जरूरत शायद ज्यादा ज्यादा होती है। है, और सही। प्रॉब्लम यही है तिलक जी की, आज हमने सुनना बंद कर दिया है। एग्जैक्टली, चाहे सही है, वो बिल्कुल। हम हैं, आप हैं, हमने हाँ, सुनना बंद, हम परिवार में सुनते है, हैं सिर्फ बिल्कुल। इसलिए ताकि हम अपनी बात को बस आगे बस रख सके, रिस्पॉन्ड, उसका मतलब द मोमेंट रिस्पॉन्ड, अगले ने कंप्लीट किया, बस हमारा रिस्पॉन्स तो तैयार होना चाहिए। रिस्पॉन्स तैयार तो होना चाहिए, सही वो बात भी है। एक कंसर्न है। सो दैट इज द आइडिया कि अभी फिलहाल उस इसमें तरह से इसमें एक प्राइवेसी का भी रहेगा, क्योंकि जो लोग आपको बात कर जरूर। रहे हैं उनका कुछ तो होंगे कि बहुत जिनकी साधारण सी समस्याएं हैं, मगर उसमें से कुछ लोग हकीकत में जिन्हें बहुत ज्यादा जरूरत है, वो अपनी सारी बातें आपके साथ शेयर करेंगे, तो प्राइवेसी एक बड़ा मैटर रहेगा। जी, इसलिए हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें रखी है, तिलक जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमने इसमें एक क्लियरली ये बोला है कि अगर कोई भी बच्चा, कोई भी माँ बाप या टीचर वो अपनी आइडेंटिटी नहीं डिस्क्लोज करना चाहते हैं, चाहे अपना नाम हो, लोकेशन हो या जो भी है, वो नहीं डिस्क्लोज करना चाहते हैं, वी आर ओके विद इट कि ठीक है, वो वैसे रहेगा। तो अभी फिलहाल तो ये है कि एवरीथिंग वुड बी रिटन, बिकॉज हमें वो सब कुछ वो आ रहा होगा व्हाट्सएप पर या मेल पर, तो रिकॉर्डेड रहेगा। ग्रेजुअली अगर हम इसको उस पर ले जाते हैं कॉलिंग के थ्रू या जैसे भी है, तो अगर वो हमसे वीडियो पर चैट करना चाहेंगे डिस्क्लोजिंग द आइडेंटिटी, वी आर ओके विद इट। बट वो रिकॉर्डेड सिर्फ हमारी एक प्रोटोकॉल, क्योंकि वो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डायरेक्टिव भी है कि इस तरह की जो भी सेशंस होती हैं उस वो रिकॉर्डेड होने चाहिए, सो दैट दे एक्चुअली नो कि क्या हमने वो किया है। बट वो पूरी तरह एंक्रिप्टेड होती हैं और डी आइडेंटिफाई, इवन इफ अगर वो नाम बताते हैं, वो नाम शायद हमारे एम्प्लॉयज को भी नहीं, हमारे साथ जो लोग ग्रुप में होंगे उनको भी नहीं पता होगा, और मुझे भी शायद मैं कहूंगी अगर नहीं पता होगा तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि वो जैसी वो आएगा वो एक ऑटो आईडी जनरेट हो जाएगी और वो इंसान हमारे लिए वो आईडी से जाना जाएगा और ना कि उनके नाम से। बहुत बढ़िया। तो अगर बहुत सारे लोग होंगे तो ऑब्वियसली सबकी आईडी याद रखना तो मेरे लिए भी इम्पॉसिबल है, अगर मैं जनरेट खुद भी कर रही हूँ, जो कि द ऑटो जनरेटेड होगा। सो दैट इज वन मेजर थिंग दैट वी वुड बी डूइंग। बट अगर हम लोग वेस्ट कंट्री की बात करें तो इस तरह का कल्चर वहाँ बहुत आम है ना, काउंसलिंग सेशंस जी। होते हैं, काउंसलर्स है। बट इंडिया में क्या सच में आपको लगता है कि कंट्री इसके लिए तैयार है, और कोई आपके पास इसका कोई डाटा है कि यस इंडिया रियली नीड्स दिस? आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, मैंने जब सबसे पहली बार इस कॉन्सेप्ट को सोचा था, तो मैंने खुद अपने स्कूल के प्रिंसिपल को कॉल किया था और मेरे प्रिंसिपल सर ने पूछा कि प्रज्ञा, टेल मी, डू यू रियली फील कि वे बैक डाउन, तुम अब दिल्ली में हो और जो भी है तुम अपने वापस वे बैक टू योर स्टेट अगर तुम देखो, तो क्या तुम्हें लगता है कि एक्चुअली लोग इस बात के लिए तैयार हैं? And then he mentioned one, I'm not, tell me as if you are not a Pragya of who is like a now public health expert and whatever. Talk to me as a Pragya who was like 15-20 years back. क्या अभी भी लोग तैयार हैं? तो मैंने उनको भी कहा था, और आई थिंक मेरा जवाब आज भी वही होगा कि जो हम स्वॉट एनालिसिस करते हैं एज एन स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को जब हम अनपैक करते हैं, समझते हैं, तो जो हमारा थ्रेट होता है वही अल्टीमेटली हम उसको अपॉर्चुनिटी और स्ट्रेंथ में जिसको हम कन्वर्ट कर देते हैं। मैं इस बात को दोबारा सुनना चाहूंगा।
जैसे मैंने कहा स्वॉट एनालिसिस एज इन स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। ठीक है, थ्रेट मतलब जो चीज से हमें लगता है कि अच्छा ये तो लॉन्ग टर्म में हमारे लिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है या ये इश्यूज आ सकते हैं। अल्टीमेटली तिलक जी, वो जो थ्रेट होता है ना, ये अगर हमारा परसेप्शन है, अगर हमने उस परसेप्शन को मैनेज कर लिया तो वो थ्रेट ही हमारी अपॉर्चुनिटी होती है। ओके, जो प्रॉब्लम है वही हमारी अपॉर्चुनिटी है। वही अगर वो प्रॉब्लम solution है। नहीं है तो हम यहाँ पर ग्रो नहीं कर पाएंगे। वी वोंट बी ग्रोइंग अगर अनलेस अंटिल हाँ। हमने उस थ्रेट को चैलेंज नहीं किया। आप कोई भी चीज उठाकर देखें, जितनी पॉलिसीज हैं, जितने सोशल चेंजेस हुए, किसी ने तो सवाल पूछा होगा, किसी ने तो उस थ्रेट को एड्रेस किया होगा, तभी तो वो अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हुई है। तो आई थिंक आवर कंट्री इज इन टू अ राइट टाइम कि हम इस चीज में एंटर करें, क्योंकि हमारी कंट्री इंडिया वर्ल्ड की एक ऐसी कंट्री में है जिसका पॉपुलेशन, एक चौथाई पॉपुलेशन, ऑलमोस्ट लाइक 22.6%, एज इन क्लोज टू 23% पॉपुलेशन हमारी इसी यंग में है, जो कि 10 से 19 तो नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट लाइक if I say 30-35 वाले ब्रैकेट में। सो ऑलमोस्ट लाइक एक चौथाई पॉपुलेशन हमारी, जिसका, और अगर हम टेक्निकल भाषा में यूज करो तो उसको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। डेमोग्राफिक मतलब पॉपुलेशन, और डिविडेंड एक शेयर्स का जो लैंग्वेज है कि डिविडेंड मतलब प्रॉफिट जो होता है। तो एक पॉपुलेशन से जो हम प्रॉफिट यील्ड करते हैं, हमारी कंट्री उस फेज से पास कर रही है। तो अगर हमें उस पॉपुलेशन से, जो हमारा एक चौथाई को पॉपुलेशन है, अगर हमें उससे बेनिफिट लेना है, अगर हमारी कंट्री को ग्रो करना है, एज अ बिल्डिंग ब्लॉक उनको बनाना है, तो हमें उनकी बात सुनने की जरूरत है कि उनके कंसर्न्स क्या हैं। क्योंकि हमारे कंसर्न्स जो वे बैक 90s में थे, वो आज 2020 में एप्लीकेबल नहीं होते हैं। तो वो हमें सुनने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। तो आई थिंक इट इज अ राइट टाइम। अभी मेरा क्वेश्चन यही था कि अभी इंडिया को शायद उस लेवल की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी मैं इससे अपोजिट क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर मान लीजिए हमारी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से लोग हमसे सलाह मांगने आते हैं, काउंसलिंग लेने आते हैं या बात करने आते हैं और आपको बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मिलता है, हाउ यू विल मैनेज दैट? देखिए, मैंने फिर वही कहा कि हम उसको थोड़ा डिसेंट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे। कि अभी फिलहाल हमने इसको काफी सेंट्रलाइज रखा है, जैसे हमने दिल्ली में अभी व्हाट्सएप नंबर, एक ही व्हाट्सएप नंबर है और उस तरह से रखा है। ग्रेजुअली वी मे लाइक टू हैव अ स्टेट वाइज और रीजनल सेंटर्स इस तरह के, जिसको कोऑर्डिनेशन ऑब्वियसली हेड ऑफिस से ही होगा। एंड एवरी रिकॉर्डिंग वुड बी लिसन्ड बाय मी पर्सनली, एक सैंपल तरीके से, so that I know कि and I personally have hands on कि लोग हमारे, जो भी हमारे लोग जुड़े हुए हैं, जो सो कॉल्ड काउंसलर्स हैं या लिसनर्स, आई वोंट कॉल देम काउंसलर्स, जो लिसनर्स हैं, जो कॉल के इस तरह बैठे हैं, जो सुन रहे हैं, वो एक्चुअली सुन रहे हैं और काउंसलिंग में कन्वर्ट नहीं हो रही है बात। जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं, गोइंग ऑब्वियसली डीपर डाउन। एंड उस चीज को हम जरूर प्रमोट करना चाहेंगे डिसेंट्रलाइज मैनर में, ताकि लोग हमारे पास आए और हम उस वॉल्यूम को एड्रेस कर सकें। ओके प्रज्ञा जी, अगर मैं यूएन की बात करूं, मैप्टे की बात करूं या हैबिटेंट्स की बात करूं, इतने सारे काम, और एक औरत होने के नाते आपको घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी संभालनी होती है। क्या कभी कुछ ऐसा मौका आया है कि बहुत बहुत बड़ी कुछ समस्या आ गई हो, या चैलेंजेस तो डेफिनेटली रहे होंगे, तो उसके बारे में कुछ, किस तरह से उन चैलेंजेस को फेस किया और उनसे निकल कर आगे बढ़े आप? देखिए, चैलेंजेस तो मैं एक ही वर्ड यूज करूंगी आई थिंक अपने इसमें, चैलेंजेस के टर्म्स में, कि परसेप्शन एक मेरे लिए हमेशा बहुत मेजर चैलेंज रहा है। बिकॉज और वो परसेप्शन सिर्फ लोगों का नहीं रहा, आई गेस वो चैलेंज, वो परसेप्शन मेरे खुद का भी रहा है। और एंड आई थिंक लाइफ इज ऑल अबाउट मैनेजिंग दीज परसेप्शंस, आई गेस। तो अगर हम उन परसेप्शंस को मैनेज कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि हम काफी कुछ मैनेज करने की पोजीशन में आ जाते हैं। अब क्या होता है कि जब हम फैमिली की बात आती है, जैसे कि अगर मैं कहूँ, मेरी जब बिटिया हुई थी, तो उसका वो जब हुई तो फ्रेंकली आई थिंक मेरी बड़ी टचवुड, बट मेरी बड़ी हेल्थी प्रेगनेंसी थी। तो टिल द टाइम आई थिंक 35.5 वीक्स तक मैं ट्रैवल कर रही थी, टू द एक्सटेंड कि आई स्टिल रिमेम्बर कि पटना एयरपोर्ट पर मैं थी और मैं वापस आ रही थी दिल्ली। तो इंडिगो फ्लाइट के एक सज्जन थे जो टिकट काउंटर बैठे थे, एंड वो आते जाते कई बार मुझे देख रहे थे, क्योंकि उस टाइम पटना में मेरा कुछ प्रोजेक्ट चल रहा था, तो मैं काफी फ्रिक्वेंटली विजिट कर रही थी। तो उन्होंने कहा कि, और मेरे पास वो डॉक्टर्स का सर्टिफिकेट भी था, तो ही सेड कि मैडम प्लीज अब तो 35.5 वीक्स हो गए, अब तो आप घर में बैठ जाओ, प्लीज आप मत ट्रैवल करो।
लाइक नहीं, दिस इज माय लास्ट ट्रैवल, आई नो, बिकॉज इस बार तो डॉक्टर भी परमिशन मुझे नहीं देने वाले। उन्हें खतरा था बट कि कहीं हमारे एरोप्लेन को हो गई तो भैया इमरजेंसी वो लैंड तो ना करानी जिंदगी पड़ भर जाए। जी। बहुत बढ़िया। तो वो भी हुआ, बट या तो टुवर्ड्स द एंड आई थिंक जिस दिन मुझे एडमिट किया गया उस टाइम तक भी मैंने वो किया। तो उसके बाद नॉर्मल डिलीवरी थी, तो बिटिया हुई, उसके 10 दिन बाद से मैंने काम करना शुरू कर दिया। उसको जैसे ही मैंने गोद में लिया, आई थिंक उसका नाम ही मैंने उसी टाइम मैंने अपने हस्बैंड से कहा इसका नाम परी रखेंगे, एंड आई थिंक शी इज परी इन ऑल द मैनर्स, शी जस्ट मेक्स माई वर्ल्ड, लाइक जो भी मैंने शायद विश किया होगा वो, आई थिंक अगर मेरी कभी बायोग्राफी लिखी गई या कुछ ऐसा हुआ तो आई थिंक उसका एक चैप्टर बहुत मेजर होगा, क्योंकि मैं अगर काम करती हूँ तिलक जी, या मैं अपने एस्पिरेशंस या जो भी आप देख रहे हैं वो सब अचीव करती हूँ, तो जस्ट बिकॉज कि वो बहुत सेटल रहती है। उसने मेरे साथ आई थिंक मेरी पीएचडी क्लासेस से लेकर ट्रैवल जो मैंने किया, चाहे वो दीव में किया हो, किसी गांव में किया हो, कहीं ट्रेनिंग सेंटर्स में किया हो, मीटिंग्स मैंने कॉर्पोरेट्स की अटेंड की है, तो वो गोद में लेकर उसको किया है, एंड शी हैज बीन प्रीटी सेटल्ड। तो आई थिंक उसको शायद पैदा होते से पहले ही पता था कि भाई मेरी मम्मी तो काम वर्किंग फीमेल है, सो आई बेटर बी अलाइन। तो आई थिंक शी अलाइंड एज फॉर मी, अनलाइक जैसे मोस्टली मदर्स होती हैं कि बच्चों के हिसाब से अलाइन होती है, मेरी बेटी मेरे हिसाब से अलाइन हो जाती है। सो टच वुड, दैट्स अ ब्लेसिंग। लेकिन परसेप्शन हमेशा बना रहा कि अच्छा बच्चे को लेकर परेशान कर रही है, या अच्छा, मैं आपको अपनी बीच में वॉइस। टोक के एक बात जरूर बता दूं कि बायोग्राफी का पता नहीं, मगर आपकी कहानी हम जरूर लिख रहे हैं 100 इंस्पायरिंग इंडियंस में। जी, थैंक यू सो दर्शकों को मैं मच। बता दूं कि हमने पूरे इंडिया से 100 ऐसी पर्सनैलिटीज को ढूंढा है जिन्होंने अपने जज्बे से, अपने हौसले से और प्रज्ञा मैम की तरह हजारों संकटों से लड़ते हुए, अपने एक हिम्मत बनाते हुए अपने अपने फील्ड में बहुत ऊंचाई तक पहुंचे हैं। उन लोगों की हम लोग कहानियां लिखेंगे और प्रज्ञा मैम का नाम उस एक लिस्ट में है। तो यस मैम। जी, नहीं बस मेरा ये कहना है ना तिलक जी, कि परसेप्शन एक ऐसी चीज है ना कि हम, वो सबकी प्रॉब्लम है, आई थिंक हम अपने परसेप्शंस के गुलाम होते हैं, कि हम परसीव कर लेते हैं, एक अजम्पशन में चले जाते हैं कि ये तो ऐसा ही है, ये मेरे थॉट से अलग है तो ये ठीक नहीं है। इधर इट्स माई वे और हाईवे वाले में रहते हैं कि भाई ये मेरे हिसाब से नहीं है। तो अगर हमें जस्ट बिकॉज मैंने कहा अगला अगर हमारे व्यू पॉइंट से मैच नहीं करता, या सोसाइटी से उसकी इंटायरली अलग सोच है, इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है। उसकी अपनी चैलेंजेस हैं, उसकी अपनी चॉइसेस हैं, उसकी फ्रीडम है, अगर वो मैनेज कर रहा है तो लेट दैट पर्सन बी रिस्पेक्टेड। एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है, एंड आई थिंक तो क्रिटिसिज्म को भी हमें कई बार पॉजिटिवली लेना चाहिए। जैसे मुझे भी कई बार ऐसा हुआ कि अच्छा तुम ट्रैवल करती हो, फैमिली कैसे मैनेज करोगी, बट थैंकफुली मेरे पार्टनर हैं या मेरी बिटिया है या मेरी फैमिली के लोग हैं, इनिशियली उनके भी कंसर्न थे कि तुम ट्रैवल कर रहे हो, रात ट्रैवल कर रहे हो, या जो भी है, मतलब आप जैसे शुरुआत में बताया कि भाई मैं इतनी सारी कंट्री स्टेट्स को ट्रैवल किया, ऑलमोस्ट लाइक कुछ ही स्टेट्स अब रह गए होंगे इंडिया के जो मैंने नहीं ट्रैवल किया है। तो उसमें कई बार ऑब्वियसली एज अ पेरेंट्स मेरे माँ बाप का कंसर्न था, माता पिताजी का कंसर्न था, पर ग्रेजुअली वो अलाइन हो गया, बिकॉज दे सॉ कि आई बीन ग्रोइंग, आई बीन मेरी कंपनीज उनका ध्यान रखती है मेरे ट्रैवल्स का, मैं खुद सेफ रहती हूँ, तो और ऐसा नहीं वो अगर कंसर्न खत्म हो गए, अगर बट हम लोग है। हमारे दर्शकों के लिए बात करें, जिस तरह से हमारा प्रोग्राम है इंस्पायरिंग इंडियन, तो हम लोग हमेशा अपने गेस्ट से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो कोई एक ऐसा कुछ टिप्स अपनी लाइफ से निकाल कर दें जिससे कि दर्शकों में भी कुछ एक जोश बने, वो अपने लक्ष्य के लिए, अपने जो उनका टारगेट है उसके लिए लगे रहें और उसमें कामयाबी हासिल करें। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों मैं तिलक जी आपके आपके और आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि एज अ वुमेन, एक महिला होने की हैसियत से शायद हमें समझने की ये जरूरत है, या इन जनरल समाज को समझने की ये जरूरत है कि एक महिला होना हमारी स्ट्रेंथ है, हमारी वीकनेस नहीं है। we along with men together complete the life cycle। अकेले पुरुष या अकेले महिला उस लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं करते, हम दोनों मिलकर फ्यूचर को बेयर करते हैं और नर्चर करते हैं फ्यूचर जनरेशन को। तो आज की अगर महिला की बात करें तो वो, जो कि एक महिला एक नेचुरल मल्टीटास्कर होती है, तो उसको सब कुछ ऑर्गेनाइज करना है। वो ऐसा नहीं है कि वो मतलब मैं वर्किंग फीमेल हूँ या कोई होम मेकर है तो उनको सिर्फ घर की ही उसमें रखना है, लेकिन उनको भी सभी चीजों के बारे में जानना जरूरी है कि दुनिया में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, ताकि वो अपने बच्चों को उसी हिसाब से, अपने परिवार को उसी हिसाब से आगे बढ़ाकर ले चले। उनकी सोशल सर्किल बहुत इंपॉर्टेंटली किस तरह से वो इकोनॉमिकली कंट्रीब्यूट करने में मदद कर सकते हैं, ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो अपना सपोर्ट सिस्टम जरूर क्रिएट करके रखें,
रीच आउट टू हेल्प। मतलब कई बार होता है ना कि महिलाओं को ऐसे दिखाते हैं कि जैसे हमने किसी से मदद मांगी तो हमें वीक दिखाया था, या जनरली भी लोग कहते हैं अच्छा उसने मदद मांग ली। मदद मांगी क्योंकि मदद की जरूरत है, मतलब देयर इज नो हार्म इन आस्किंग फॉर हेल्प। अगर हम उसको मदद ना कहकर हम ये कहें पार्टनरशिप कहें तो शायद बेटर वर्ड होगा। कि अगर मैं किसी को मदद नहीं करूंगी या मैं किसी से पार्टनर नहीं करूंगी तो अगला भी ग्रो नहीं करेगा, एंड दैट अप्लाइज टू मी एज वेल। तो वो सभी के लिए एप्लीकेबल है। सो आई सजेस्ट टेक कमांड, टेक चार्ज। यू मे टेक टाइम बट जस्ट बी ऑन टू इट। और क्रिटिसिज्म से परेशान होने की जरूरत नहीं है, उन क्रिटिसिज्म को चैलेंज में कन्वर्ट कीजिए। वर्क टुवर्ड्स योर ओन चॉइस, देयर टू स्टैंड बाय इट। आज समाज में जहां पर हम सेफ कम्युनिकेशन में रहते हैं, मतलब कि जहां कई बार ना चुप रहने को हम बड़ी समझदारी का नाम देते हैं, तो वो समझदारी के डेफिनेशन से थोड़ा सा बाहर निकलने की जरूरत है और अपनी स्टैंड को बड़ी स्ट्रांगली प्रोटेक्ट करने की जरूरत है कि दिस इज माय स्टैंड, कम व्हाट मे, दिस इज व्हाट आई फील एंड आई बिलीव एंड दिस इज एविडेंस बेस्ड स्टैंड। तो जैसे कुछ दिन पहले मुझसे किसी ने कहा था कि बी अ ट्रिनिटी, त्रिदेव बनो। मतलब मुझे किसी कोई मेरे एक बड़े फ्रेंड, अच्छे फ्रेंड है, उन्होंने कहा कि ट्रिनिटी बनो प्रज्ञा, यू नीड टू बी अ ट्रिनिटी, एज इन एक क्रिएटर की जगह की तरह क्रिएट करो जो तुम्हें पसंद है। एक पालनकर्ता की तरह नर्चर करो अपनी स्ट्रेंथ को, चेरिश करो वो जिससे तुम यू जस्ट फॉल इन लव विद, तुमको जो पसंद है उसको चेरिश करो। एंड एज अ डिस्ट्रॉयर, एक विनाशक की तरह अपने सारे चैलेंजेस, अपने सारे ऑब्स्टेकल को वीड आउट कर दो। क्योंकि कई बार ना सृजन और उत्पत्ति का आधार एक अंत ही होता है, कि कहते हैं ना अंत जब तक नहीं हो तब तक नई चीज का की शुरुआत नहीं होती। तो बी अ डिस्ट्रॉयर। सो आई थिंक गेटिंग इन, इफ यू टॉक अबाउट एनी रिलीजन, चाहे वो कोई भी हो, हमारे यहाँ त्रिदेव का कॉन्सेप्ट है हर रिलीजन में। अगर आप देखिए ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट है, चाहे that's what it is. So I think that has definitely worked for me. कि मुझे अपनी स्ट्रेंथ डेफिनेटली पता है। तो या थैंक यू, आई थैंक यू, थिंक वो थैंक लोगों यू को सो जरूर मच, पता। थैंक यू सो मच प्रज्ञा मैम, आप हमारे प्रोग्राम में आए और हमें इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें आपने बताई। थैंक यू सो मच। थैंक यू तिलक। दर्शकों, ये थे प्रज्ञा प्रांजल जी। इनके बारे में एक बात जो मुझे समझ में आती है कि वो चाहे तो आसमान को छू सकती है, वो चाहे तो आसमान को छू सकती है, मगर फिर भी जमीन पाँव जमीन पे रखती है। वो चाहे तो आसमान को छू सकती है मगर फिर भी पाँव जमीन पे रखती है। इन्होंने किया बहुत है, कहा कम है। तो बहुत ही एक इंटरनेशनल पर्सनैलिटी है, यूएन के साथ काम कर रही है, गवर्नमेंट के साथ काम कर रही है। और बड़ा अच्छा लगा प्रज्ञा मैम आपसे बात करके। दर्शकों, हम लोग इसी तरह की बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सनैलिटीज के साथ आपको मिलवाते रहेंगे। हमें सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ, बेल जरूर बजा देना ताकि सभी सभी तरह के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच।